हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे शनि की दूसरे ग्रहों के साथ युति पर, तो इस श्रृंखला में ये आज आखिरी युति है, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे के आमने सामने ही पाए जाते हैं। इसीलिए शनि में राहु के साथ ही साथ शनि में केतु वाली युति को भी कवर कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो के साथ शनि का जो कंजंक्शन है सभी ग्रहों के साथ ये पूरा हो जाएगा। फिर अपन दूसरे ग्रहों के ऊपर चलेंगे या फिर इनकी दृष्टि के ऊपर एक बार बात करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि राहु और केतु ये पृथ्वी पर ही पाए जाने वाले दो पोल्स हैं। एक है नॉर्थ पोल जिसे कहते हैं राहु और एक है साउथ पोल जिसे कहते हैं केतु। ठीक है, तो रियल लाइफ से समझिएगा, उसका आध्यात्मिक पहलू तो मैं फिर उसमें समझा दूंगा। अगर एक मैग्नेट है और उसका एक है नॉर्थ पोल जिसे हम राहु कहते हैं और एक है साउथ पोल जिसे हम केतु कहते हैं, और यह है आपका राहु। तो पहले प्रैक्टिकलिटी से समझ लेते हैं मैग्नेट क्या करता है। सबसे पहली चीज तो ये समझने की है ना, फिजिक्स तो सबने पढ़ी हुई है। कोई भी वस्तु मैग्नेट नहीं होती, ये ध्यान रहे, कोई भी वस्तु मैग्नेट नहीं होती। मैग्नेट की अपनी एक खासियत है, यानी उस वस्तु की अपनी एक तपस्या है जिसके बाद वो मैग्नेटाइज होती है और वो अपनी एक प्रॉपर्टी को अटेन करती है। मैग्नेट की खासियत यह है कि उसके अंदर के जो भी बॉन्डिंग्स हैं, उसके अंदर के जो भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उस एलिमेंट के, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लिया करते हैं। इसलिए तो वो एक हाई लेवल का मैग्नेट बन पाता है। इसका मतलब क्या है कि राहु और केतु ये जो मैग्नेट्स हैं, इनके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स मेंटेन है। तब जाके लाइन ऑफ फोर्सेस साउथ से मैग्नेट के अंदर नॉर्थ की तरफ जाती हैं और नॉर्थ उनको बाहर की ओर निकालता है और फिर साउथ की तरफ वापस भेजता है। ये मैग्नेट का ये कॉम्बिनेशन पहले समझना जरूरी है, फिर हम आध्यात्मिक वे में समझ के फिर हम इसमें अप्लाई कर देंगे। इसका कारण ये है कि राहु और केतु की कोई भी राशि नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे इतनी सारी कहानी समझा रहा हूं। अगर कोई राशि होती तो मैं राशि के हिसाब से बांट देता, जैसे मैंने बुध को कहा था कि बच्चा है और उसकी राशियों से बांट दिया। सूर्य पिता है या अथॉरिटी है, मंत्रणा है, वैसे बांटा। यहाँ पे राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती, इसीलिए इसको राशि के आधार पर नहीं समझ सकते। प्रैक्टिकल की चीजों से, जिंदगी में जो चीजें होती हैं उससे समझ लेंगे। जहां भी केतु बैठे वहां वाले चीज में क्या करो, सिंक करने लग जाओ, या जिसके साथ भी केतु बैठे वहां से चीजों को अंदर की ओर समाने लग जाओ। और अंदर जब समाओ, क्योंकि मैग्नेट है ना, साउथ साइड है, साउथ पोल है, खींच रहा है अंदर की तरफ, तो जहां पे केतु बैठे जो उसके पास आए चिपका लो। ये पहली कंडीशन। देखो, दो चीजें होती है मैग्नेट के साथ। एक तो ये कि अपोजिट एंड वाली चीज इससे कनेक्ट हो सकती है, सेम साइड पे तो कभी नहीं कनेक्ट हो। यानी कि अगर साउथ पोल के साथ साउथ पोल लेकर आते हो तो मैग्नेट क्या करता है, रिपेल करता है। साउथ पोल के पास नॉर्थ पोल लेकर आओगे तो अट्रैक्ट करेगा। ये जिंदगी की बारीकी को समझ लेना, क्योंकि फिजिक्स तो सबने पढ़ी हुई है, ये तो सबको पता है, बड़ी बात कुछ नहीं बता रहा मैं इसके अंदर। केतु उन सारी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है जिसे वो अट्रैक्ट कर सकता है, और जब वो अट्रैक्ट कर लेगा तो कहीं ना कहीं इसके साथ जो चीज जुड़ेगी उसको भी वैसे ही अलाइन करने की कोशिश करेगा। अगर कोई बहुत ही बड़ा मैग्नेटिक पॉइंट या कोई बहुत ही बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है रियल लाइफ में, उसके साथ आपने किसी दूसरी चीज को कनेक्ट कर दिया और उसका मैग्नेटिज्म बहुत ही स्ट्रांग है, तो वो दूसरे चीज को भी थोड़ा सा मैग्नेटाइज कर लेता है। पूरा नहीं कर पाए ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा मैग्नेटाइज जरूर करेगा। कभी कभी आप देखते हो कि एक बड़े अच्छे से मैग्नेट के ऊपर एक पिन लगाते हो, फिर उस पिन के पास दूसरी पिन भी लेके आओगे तो वहां पे भी मैग्नेटिज्म दिखाई देगा। तो ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है कि मैग्नेट के साथ जब कोई दूसरा चीज कनेक्ट होता है
अगर वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रख सकता है तो कुछ हद तक प्रभाव उस पर पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, लेकिन फिर भी प्रभाव पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि केतु के साथ जिस नेचर का प्लेनेट आएगा उसका भी प्रभाव पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे ये शब्द यूज किया ना कि साउथ पोल तभी कनेक्ट करता है अगले वाले को जब उसको नॉर्थ पोल मिलता है। अगर साउथ पोल को साउथ पोल मिलता है मैग्नेट में, रियलिटी में, तो वो रिपेल करता है, रिपेल करता है। ये चीज जिंदगी के अंदर देखते आए हो आप। बस इतने लॉजिक को आपको समझना है। एक मैग्नेट है, मैग्नेट में राहु एक नॉर्थ पोल है और केतु एक साउथ पोल है। साउथ पोल के पास अगर मैग्नेट का साउथ पोल आएगा तो क्या करने लगेगा, उसको रिपेल करेगा। जब वहां पर रिपेल करेगा तो याद रखना कि यहां पे अंदर से जो फोर्स जा रहे होंगे उसमें नेट फोर्स में कमी आ जाएगी। जब ये रेपेल करेगा तो भैया रेपेल करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अंदर से ही तो लेके आएगा, बाहर से तो ना लाएगा। अंदर से जब वो एनर्जी लाएगा तो जो राहु की तरफ एनर्जी जानी है वो नहीं जाएगी, उसमें कमी आएगी, थोड़ा सा क्वांटिटी कम हो जाएगी। आपको ये वाली बात समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही सबसे क्रूशियल है। अगर ये समझ गए तो सब समझ गए और ये नहीं समझे तो फिर मुश्किल है। यहां पे ये किसी चीज को अट्रैक्ट करेगा या किसी चीज को रेपेल करेगा तो इस बात को समझ लीजिए कि इसके पास अगर अट्रैक्शन करना है तो लाइन अंदर की तरफ भागेगी, खींचेगी, और अगर रिपेल करना है तो लाइन बाहर की तरफ फिकाएगी। ठीक है, या तो अट्रैक्ट करने के लिए इधर आएगा और रिपेल करने जाएगा तो इधर जाएगा। लेकिन ये जो दोनों ही फोर्सेस हैं बाय द फिजिक्स, वो आएगा कहां से, या तो उसी के अंदर से ही करेगा ना, बाहर से तो करेगा नहीं। अंदर से जब वो करेगा, अगर अट्रैक्ट कर रहा होगा ना वो उसको, तो वो चीजें फेंकेगा किसकी तरफ, लाइन ऑफ फोर्सेस कहां जा रही होंगी, राहु की तरफ। और अगर रिपेल कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा तो लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगी, उसके अगेंस्ट जाएंगी। तो राहु के पास जो एक्स्ट्रा लाइन जानी चाहिए थी वो नहीं जाएगी, वो पीछे चली जाएगी। ठीक है, अब इसको चाहोगे तो आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लगा के भी समझ लो, अगर अभी भी आपको थोड़ा कुछ कंफ्यूजन होता है तो। एक तरफ सारे पॉजिटिव चार्जेस है, एक तरफ सारे नेगेटिव चार्जेस है। नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। अगर यहां पे किसी तरीके से हाई अट्रैक्शन आ जाए तो ये इनके रिपल्शन को ओवरकम करके भी खींच सकता है। लेकिन क्योंकि ये दोनों बैलेंस हैं, इस कारण से ये वाले फिनोमिना को हम ना यूज करके हम यहाँ पे ये कंसेप्ट को यूज करते हैं। रेदर देन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम यहाँ पे इसको मैग्नेटिज्म से जोड़ते हैं। तो राहु और केतु क्या है, अर्थ के अंदर मौजूद एक मैग्नेटिज्म है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो बस इतना ही काफी है अपने को ये युक्ति को लगाने के लिए। इससे ज्यादा अपने को कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दुनिया की किसी किताब के अंदर ये जो चीज नहीं लिखी वो समझा रहा हूं। इसलिए अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब देखिए मिनटों के अंदर सब समझ में आ गया। केतु जिस भी राशि में बैठ जाएगा, केतु जिस भी राशि में बैठ जाएगा, अगर वो तत्व केतु के तत्व के बराबर है, अगर वो तत्व केतु के तत्व के बराबर है या उसको पसंद का तत्व है, तब तो वो उसके साथ जुड़ा रहेगा। केतु के तत्व के बराबर है तो फिर उसके साथ जुड़ा रहेगा। ऐसी परिस्थिति में वो उसकी चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके वो कहां पे भेज देगा, राहु के पास भेज देगा। अब केतु के साथ कौन कनेक्ट हो तो पॉजिटिव, कौन कनेक्ट हो तो नेगेटिव। अब इसका जवाब यह है आध्यात्म। ठीक है, केतु उस तरह का ग्रह है जिसके नक्षत्र 3 राशियों में आते हैं। ठीक है, और ये नक्षत्र कहां कहां पर है, एक नक्षत्र आता है 1 नंबर की राशि में, एक नक्षत्र आता है इसका 5 नंबर की राशि में, और एक नक्षत्र आता है इसका 9 नंबर की राशि में। 1 नंबर की राशि मंगल की प्रधानता रखती है, 5 नंबर की राशि सूर्य की प्रधानता रखती है, और 9 नंबर की राशि गुरु की प्रधानता रखती है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये कि केतु का जो है नक्षत्र वो मूल त्रिकोण राशियों में ही आता है। 1 नंबर मूल त्रिकोण राशि मंगल की, 5 नंबर मूल त्रिकोण राशि सूर्य की, और 9 नंबर की मूल त्रिकोण राशि वो है आपके गुरु की। अब इस केतु को अगर समझना है तो इस तरीके से समझ लीजिए, केतु इंसान के अंदर की एक अंतरात्मा या एक ऐसी अंदरूनी शक्ति है जो कि उसे एक बल प्रदान करती है किसी भी चीज को खोज सकने का, किसी भी चीज को ठीक कर सकने का, किसी भी बड़े से बड़ी समस्या को हील कर सकने का। क्यों? क्योंकि 1 नंबर में अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु हो जाता है।
मंगल का क्या नेचर है? मंगल का नेचर है खोज करो, फायर एलिमेंट्स में ही है, ये तीनों ही फायर एलिमेंट्स है। पर मंगल इज ए डेयर, मंगल डेयर कर जाता है, इसीलिए वो खोजने लग जाता है। मंगल ही मेडिकल लाइन में, मंगल ही आपको सेना में लेके जाता है। तो केतु का एक प्रवृत्ति जो है वो इसको मंगल के साथ खोजने में यूज करती है। सूर्य के अंदर केतु की जो प्रभाव है वो आपको बड़ी पदवी दिलवाती है। मघा नक्षत्र सबसे हाईएस्ट जो सीट ऑफ द वर्ल्ड हो सकती है वो केतु मघा नक्षत्र कहाँ देता है? सूर्य की राशि में। यही केतु मूला नक्षत्र, मूला नक्षत्र का मतलब क्या है? पहले बर्बाद करो और फिर आबाद करो। ये कहने में थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, पहले बर्बाद करो फिर आबाद करो, तबाही हो जाती है, ये हो जाता है, लेकिन समझो ये गुरु की राशि है। और पहले बर्बाद करो फिर आबाद करो की जो पॉजिटिव साइड है, जिससे कि आप कभी नहीं समझते और मैं आपसे कभी कहता नहीं, वो ये वाली साइड है। देख लो एक बार आप कि अगर किसी चीज को बर्बाद करोगे नहीं तब तक आबादी कैसे होगी उसके अंदर। ये राशि है वो है जुपिटर की, और ये जो 9 नंबर है ये होता है हायर नॉलेज का, हायर नॉलेज। ठीक है, हायर नॉलेज को लाने के लिए आपके दिमाग में जो पुराने समय से चले आ रही चीजें उसको बदलना तो पड़ेगा ना, उसमें से कुछ चीजों को तोड़ के ही फिर उससे आगे निकला जाएगा, अन्यथा एक ही रट्टे वाली चीज चली जाएगी। तो केतु का एक नक्षत्र यहां पर आता है, वो क्या करता है? हायर नॉलेज को देने के लिए पीछे वाले नॉलेज को पहले तोड़ना पड़ता है। ये पहली चीज है भाई। आप अपने घर से एक चीज को सीख के बच्चा जाता है और वो उसके माइंडसेट के अंदर है, नेचुरल है कि वो उसके दिमाग के अंदर कुछ बातें भरी गई हैं, वो उसको कैच करके चलता रहेगा। तो वो जो है हायर नॉलेज, हायर साइंस, वो सारी चीजें क्या कर रही हैं? पहले उसको तोड़ रही है ना, कि नहीं ऐसा नहीं होता, इसके पीछे ये कारण है, ये रीजन है, ये रीजन के साथ आप काम करो, फिर आप वो रीजन पकड़ते हो, फिर चीजें आगे चलती हैं, फिर समझते हैं। पहले हम बस ऐसा मानते थे कि सूर्योदय होता है तो कोई कारण है, ज्ञान से आके हमने उस पुराने ज्ञान को तोड़ा, फिर उसके अंदर ही तो हमने नए ज्ञान को जोड़ा, और जब भी नया ज्ञान जुड़ता है तो और ज्यादा बेटरमेंट होती है। तो केतु का जो मूला नक्षत्र है वो पहले तोड़ता है, यानी कि पुराने जो ऐसे नॉलेजेस हैं या ऐसी चीजें हैं जो कि रूढ़िवाद हो जाती है उसको खत्म करता है, तब वो अगली नई शुरुआत करता है। जब अर्थक्वेक्स आते हैं, पुराने सिटीज खत्म होते हैं तो नए सिटीज भी बनते हैं, है ना। तो इसी तरीके से केतु का जो फॉर्मेशन है वो हमेशा ही आप देख लो वो मूल त्रिकोण राशियों में ही है, और वो मूल त्रिकोण राशियों के अंदर पॉजिटिव फॉर्मेशन है। खोज करा सकता है केतु, केतु हाई अथॉरिटी दे सकता है, केतु पुराने चीजों को तोड़ के नई चीजें बना सकता है। यह है पोटेंशियल साउथ पोल केतु का। अब इस पोटेंशियल को अगर आप समझ गए और ये वाली बात आप समझ गए तो केतु किसके साथ पॉजिटिवली जुड़ेगा? केतु पॉजिटिवली जुड़ सकता है अगर वो मंगल के साथ आ जाए, वो सूर्य के साथ आ जाए, या फिर वो गुरु के साथ आ जाए। क्यों? क्योंकि इन तीनों के अंदर वो तत्व कहीं ना कहीं मौजूद है जो केतु की रिक्वायरमेंट्स है, इसीलिए तो उनकी राशियों के अंदर केतु का नक्षत्र पाया गया है। ठीक है, जिस बॉडी के अंदर, वॉम्ब के अंदर, गर्भ के अंदर जो शिशु जन्म ले सकता है तो वहां पे उसके RH फैक्टर मैच होंगे तभी तो टिकेगा ना। उसी तरीके से कोई भी नक्षत्र उस राशि में अगर टिक पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट उसको प्रदान कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन केतु जब भी सूर्य के साथ जुड़े, मंगल के साथ जुड़े या गुरु के साथ जुड़े तो वो उसके क्लोज कॉम्बिनेशन होंगे। ऐसी परिस्थिति में केतु उन ग्रहों की जो भी कैपेसिटी है उसको अपने अंदर लेकर आ जाएगा। इसको ध्यान रखना। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि इस मैग्नेट के इस सिरे पर, केतु वाले एंड पर अगर जुपिटर दिखता हो, सन दिखता हो या मार्स दिखता हो तो ये चीजों को खींचने लगेगा, और अगर इनसे दूर कुछ और दिख जाए तो समझ लेना कि अब वो उससे दूर करने लगेगा। ठीक है, अब बात कर लें राहु की। नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का नॉर्थ साउथ को खींचेगा कि नॉर्थ को खींचेगा? मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो साउथ पोल को खींचने की कोशिश करेगा और बाकियों को अवे करने की कोशिश करेगा। तो राहु के भी जहां जहां नक्षत्र आते हैं वो वहां वालों को अपने साथ खींच लेगा और बाकियों को भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगा। जो लॉजिक यहाँ पे इस तरीके से लगाया था, अब आप अपना दिमाग लगाना और इसी लॉजिक को यहाँ के लिए भी लगा देना। ये नहीं समझाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा पागलपन जरूरी है जुनून के लिए। तो ये वाली चीज जो होती है, यहाँ पे राहु किस किस में आता है? राहु आता है 3, 7 और 11। 3 नंबर जो है ना, ये कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं है, ये कम्युनिकेशन की राशि है, पर यह नेगेटिव राशि है। मूल त्रिकोण राशि बुध के पास होती है 6 नंबर की।
तो राहु कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का प्लेनेट है 3 नंबर, राहु कहीं ना कहीं पार्टनरशिप डील्स बिजनेस का प्लेनेट है 7 नंबर, और राहु कहीं ना कहीं लाभ का प्लेनेट है 11 नंबर। ये वाली बात समझ लीजिए। तो राहु जब कभी भी कनेक्ट हो जाए शुक्र के साथ, बुध के साथ, या फिर राहु कनेक्ट हो जाए शनि के साथ, तो उस कंडीशन में वो अपने चीजों को अपने पास रखेगा। क्यों? क्योंकि ये 3 चीजें उसको पसंद आ जाएंगी, वो अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर वो अट्रैक्ट कर लेगा अपने पास, तो वो अट्रैक्शन का फोर्स जो है ना, वो केतु को प्रभावित करेगा, केतु को प्रभावित करेगा। और अगर इन 3 से हट जाए, यानी कि बुध हट जाए, शुक्र हट गया और शनि हट गया, इससे हट के राहु के पास कोई आके चिपक गया, मान लीजिए सूर्य, गुरु या मंगल आ गए, तो फिर राहु जो है उसको रिपेल करने लगेगा। जब ये इसको रिपेल करेगा, उस कंडीशन में जो फोर्स है वो केतु की तरफ से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस साइड का पोटेंशियल कम हो जाएगा, राहु बाहर की ओर करेगा, तो ये बाहर करने के लिए केतु से ही मदद मांगेगा कि अंदर से फोर्स दो, बाहर फेंकना। ऐसी परिस्थिति में इसका बल बढ़ने लगेगा, इसमें कमी आने लगती है। ठीक है, ये वाली चीज को आपको समझना जरूरी है। यही कॉम्बिनेशंस बहुत क्रूशियल होंगे आपको शनि के साथ इस युति को लगाने के लिए। अब फाइनली शनि के साथ इसकी युति करके देख लीजिए। जब कभी भी शनि के साथ राहु की युति करेंगे, तो उस कंडीशन में मैंने जैसे आपको बताया ये पॉजिटिव चलेगी। सैटर्न क्या है? हार्डवर्क है, ठीक है, या फिर ह्यूमैनिटेरियन नेचर है। सैटर्न जब भी राहु के साथ कनेक्ट करेगा, तो क्योंकि इसका नेचर कैसा है? खींच लो वाला नेचर है ना, तो इस कंडीशन में ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो इसका प्रेशर किस पे आता है? केतु की तरफ जाता है, क्योंकि ये इसको जब खींच लेता है तो मैग्नेट के अंदर ये वाला फोर्स स्ट्रांगली किसको प्रभावित करता है? केतु को प्रभावित करता है। ये समझना जरूरी है। अब आध्यात्म के पॉइंट से 5 मिनट में समझ लीजिए। आध्यात्म में केतु का मतलब क्या है? केतु का मतलब है सेवा। अध्यात्म में केतु का मतलब क्या है? दूसरों के लिए किए जाने वाले कार्य। अध्यात्म में केतु का मतलब क्या है? केतु का मतलब है परम ज्ञान। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि केतु जहां देख लेता है वहां की चीजों को इस तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है कि मान लो वहां पे खालीपन हो, केतु जहां बैठ जाए वहां की चीजें पहले से प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है। तो केतु जो है वो बेसिकली किन चीजों के साथ जुड़ा है? मंगल, सूर्य और गुरु के साथ जुड़ा है। ये वो वाले तत्वों को दर्शा रहा है जो कि इंसान की जिंदगी के अंदर अगर बहुत बढ़ गए तो बर्बाद कर देंगे। अगर एग्रेशन बहुत बढ़ गया तो बर्बाद कर देगा, ईगो बहुत बढ़ गया तो बर्बाद कर देगा, और बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाना भी इंसान को बर्बाद कर देगा। तो उसे रोकने का काम करता है केतु। इसलिए केतु इस मामले में पॉजिटिव ग्रह है, और जब केतु इनके साथ जुड़ता है तो अच्छे फल करता है, क्योंकि उन चीजों को बढ़ने नहीं देता। वो रह रह के ठोकरें दिलाता रहता है जिंदगी में कि देख लो कितने भी ज्ञानी हो, पर ज्ञान का घमंड मत करना। अगर केतु सूर्य के साथ जुड़ा है तो रह रहे के आपके आत्मसम्मान को ठेस देता रहेगा कि देख लो कितने भी आपके पास प्रबल ईगो है, लेकिन ईगो को बाहर मत लाने दो। केतु के साथ मंगल है, मतलब कि आप में बहुत पराक्रम है, लेकिन बेवजह के पराक्रम में गलत नहीं होना। ये चीजें वो दर्शाने लगता है आध्यात्मिक रूप से। राहु का काम है बढ़ाना, शनि का काम है चीजों को कम करना, क्योंकि ये शनि जो है ये डिसिप्लिन का है, ये चीजों को नैरो करता है, छोटा करता है ताकि पिन पॉइंट तक जाए। लेकिन राहु क्या करता है? चीजों को बढ़ा देता है, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से बाहर की ओर बढ़ती है और केतु की तरफ अंदर की ओर आती है। तो शनि के साथ जब राहु का कॉम्बिनेशन आएगा तो क्या हो रहा है? बहुत स्ट्रांगली आप कर्म करने की कोशिश कर रहे हो। शनि कर्म का देवता, और राहु जो है उसके साथ कनेक्ट हो गया, तो इंसान का कर्म बढ़ेगा। जब इंसान का कर्म बढ़ेगा तो अध्यात्म अपने आप कम होगा, क्योंकि देखो इसके फोर्स ने इसके साथ जब जुड़ा तो अध्यात्म का पॉइंट कम होगा। शनि और राहु का अगर कॉम्बिनेशन है तो इंसान बहुत ज्यादा कर्म करने वाला इंसान होगा, ये कह सकते। जब ये कॉम्बिनेशन आएगा तो देख लीजिए जहां पे 11 नंबर है और इसकी राशि है 11 नंबर, तो लाभ अपने आप आएगा। क्यों? क्योंकि आप इतना कर्म कर रहे हो लग के, तो लाभ क्यों नहीं आएगा? इसलिए ये कॉम्बिनेशन जब भी कनेक्ट करता है तो 11th नंबर की जो राशि होती है आपकी कुंडली में जहां भी आती है उसको एक मजबूती देने लगता है, और इंसान उसके बारे में ज्यादा सोचने लगता है, उसके बारे में कर्म करने लगता है, इसीलिए वो ज्यादा कार्मिक हो जाता है। आध्यात्मिक नेचर उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा ही कम होगा ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि दूसरे कौन से ग्रह केतु को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए ये कॉम्बिनेशन जो मैं समझा रहा हूँ ये कुंडली पे कुंडली डिपेंड करेगा। बस आपको ये बात समझ में आ गई, ये कॉम्बिनेशन 11 नंबर की राशि को बल देता है, इसके अलावा इसका और कहीं कोई मुझे रोल नजर नहीं आता। साथ ही साथ शनि और राहु का कॉम्बिनेशन इंसान को बहुत ज्यादा कर्म करने के लिए आगे बढ़ाता है। अब इसमें ध्यान ये रखना होगा कि राहु जिसकी भी राशि में बैठेगा उसकी तरह एक्ट भी करने लगेगा। तो
जिस राशि के अंदर ये प्रभाव बनेगा उस राशि के अंदर शनि दोस्त है या दुश्मन, ये देखना भी जरूरी होगा। मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन आपको मिलता है 2 नंबर की राशि में, तो 2 नंबर की राशि में राहु तो शुक्र की तरह काम करने लगेगा। फिर शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन रीड करेंगे, शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन रीड करेंगे तो प्रोफेशन के लिए तो शायद अच्छा चला जाए, लेकिन वो मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब कर जाएगा। यही कॉम्बिनेशन 3 नंबर की राशि में ले लेंगे तो राहु बुध की तरह एक्ट करेगा और शनि, तो ये व्यापार के लिए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बुध खुद ही बच्चे जैसा होता है, राहु उसके बचपने को बढ़ा देगा, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन को संभालना पड़ेगा। अब ये कॉम्बिनेशन आ गया 4 नंबर की राशि में, जल तत्व की राशि में, कर्म तो होंगे इमोशन के साथ जुड़ गए और ये हाईली इमोशनल, तो शायद डिस्टर्ब कर देगा, यहाँ पे संभालना पड़ सकता है। जहां पे आ जाए सिंह के इसमें, तो यहाँ पे जो शनि है सूर्य के उसमें राशि में थोड़ा सा वो कंफर्टेबल नहीं है, और राहु भी वहां पे आया तो वो भी उतना नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा सूर्य प्लस शनि जैसा। लेकिन इसमें ईगो की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य के साथ राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो और ज्यादा ईगोइस्टिक कर दे, ऐसी परिस्थिति में जिंदगी तबाही होने लगती है। इस तरीके से आपको बाकी सारी राशियों में इन कॉम्बिनेशनों को लगाना होता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये मैग्नेट वाली थ्योरी को समझ गए होंगे। जितना फोर्स किसी एक साइड पे कनेक्ट करेगा उतना दूसरे साइड को इम्पैक्ट करेगा, जितना मटीरियलिस्टिक बढ़ेगा उतना आध्यात्म कम होगा, और जितने आध्यात्मिक ग्रह, केतु के साथ किसी को गुरु का कॉम्बिनेशन है, केतु के साथ मंगल का कॉम्बिनेशन है, केतु के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन, उस फॉर्मेशन में आप देखना वो इंसान थोड़ा सा आध्यात्मिक पॉइंट पे नजर आता है, या ये कह लो कि उसके कर्म करने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, या उसकी डिजायर्स हाई रहे उसके बाद भी वो अपने डिजायर्स के लिए जो हार्ड एफर्ट है वो चाह के भी नहीं कर पाता, उसकी परिस्थितियां उसको रोकने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में ये वाला फैक्टर, आध्यात्मिक फैक्टर जो है वो खींचने लगता है। कुंडली तभी बैलेंस है जब सारे के सारे ग्रहों के बीच में एक सही तालमेल है। जिंदगी किसी एक ग्रह को कम करके या किसी एक ग्रह की ताकत को बढ़ा के नहीं जी जा सकती, सभी ग्रहों को बराबर आना होगा, तब जाके 12 के 12 भाव रिजल्ट कर सकते हैं, और तभी जिंदगी न्यूट्रल होगी। अन्यथा कोई भी ज्यादा चीज हो गई तो वो डिसबैलेंस हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।